ये कहानी ग्रेट श्वान कंट्री में ज्वानजिंग शहर से शुरू होती है, ग्रैंड प्रिसेप्टर की हवेली से। फिर हम देखते हैं कि कोई एक ग्लास में पीने की चीज भर रहा है, एक बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर एक बूढ़ा आदमी है, जिसे उसकी बड़ी पार्टी में खूबसूरत औरतें सर्व कर रही हैं। लोगों की भीड़ उसे झुककर प्रणाम कर रही है, जब हमारा हीरो अपनी 50 साल की पावर पर रिफ्लेक्ट करता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, और उसकी लाइफ स्टोरी से कई किताबें भर सकती थीं। लेकिन उसे याद है कि जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था, तो वो सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट था, जिसका नाम ली फैन था। अब अपनी लाइफ को देखते हुए उसे लगता है कि उसने सब कुछ अचीव कर लिया है, जो एक आदमी चाहता है। उसकी पार्टी में हम कई डांसर्स को देखते हैं, जो गेस्ट्स को अपने मूव्स और म्यूजिक से एंटरटेन कर रहे हैं। अचानक सब लोग आसमान से आग निकलते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि यह होस्ट के लिए एक शुभ संकेत है। लीन फिर बालकनी पे जाता है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ऊपर आसमान में दो पावरफुल फिगर्स आपस में लड़ रहे हैं, और उनमें से एक दवानजी का नाम चिल्लाता है, उसे कहता है कि वो ज्यादा आगे न बढ़े। सब लोग इन बीइंग्स को देखकर हैरान हैं, और हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि वो कल्टिवेटर्स हैं जो लड़ रहे हैं। पूरा हैरानी का एक्सप्रेशन लिए वो विश्वास नहीं कर पाता कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। ब्लू में जो है वो दूसरे से उसके कल्टीवेशन मेथड को देने की डिमांड करता है, वरना लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उनमें से एक चला नहीं जाता। ब्लू में वो गोल्डन कोर के लोनसम पाथ के बारे में बात करता है और बताता है कि कितने लोग रास्ते में अटक जाते हैं। इसके साथ ही ब्लू में जो है वो कहता है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और येलो में जो है वो इस आयरनी पर हंसता है कि वो 100 साल बाद लड़ रहे हैं। ये जानते हुए भी कि उसे मार दिया जाने वाला है, वो कहता है कि इतने सारे मॉर्टल्स आसपास होने से दूसरे गाय के लिए चीजें खराब होने वाली हैं। ब्लू रोब्स में जो आदमी है वो अपनी तलवार को एक डेवेस्टेटिंग अटैक के लिए तैयार करता है, बिना किसी परवाह के। वो ब्लेड को अपने फॉर्मर कंपेनियन की तरफ पॉइंट करता है और गुस्से भरी नजरों से पूछता है कि वो क्या प्लान कर रहा है। आसमान में एक विशाल आग का ड्रैगन दिखाई देता है, जो पर्पल अटैक से टकराने के लिए रेडी है। कुछ ही देर बाद दो पावर्स टकराती हैं। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो पूरे आसमान को रोशन कर देता है। आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इतनी बड़ी बैटल देखकर लिनफैन और उसके नौकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। अपने चेहरे पर घबराहट लिए हमारा हीरो रियलाइज करता है कि सिचुएशन अब उसके लिए बहुत सीरियस हो चुकी है। जैसे ही वो पावर लिनफैन के पूरे शहर से टकराती है, धूल शांत होती है और हमारे गाय को उसके घर के मलबे के बीच जमीन पर देखा जाता है, पूरी तरह से घायल। वो तेज खांसी कर रहा है, और जैसे ही वो आसपास देखता है उसे उसकी पत्नी और बच्चों की लाशें इस गड़बड़ के बीच दिखती हैं। अकेला वो उठता है ये देखने के लिए कि उसकी हवेली का क्या बचा है। जिस शहर में कभी जिंदगी थी, अब वो आग और खून का एक जिंदा डर बन चुका है, और लगभग कोई भी जिंदा नहीं बचा। हमारा हीरो मलबे पर बैठ जाता है और सोचता है कि ये सब दो रैंडम लोगों की वजह से हुआ। वो एक हल्की सी आह भरता है। वो जमीन पर गिरकर निराशा में हंसता है, सोचता है कि इस दुनिया में कल्टीवेटर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब से वो एक ऑफिशियल बना था, हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल अमर लोगों की तलाश में किया। उसने अपने लोगों को दुनिया के हर कोने में भेजा, लगातार क्लूज ढूंढने के लिए। लेकिन पूरे ग्रेट श्वान नेशन में उनकी प्रेजेंस की एक सरसराहट भी नहीं थी। हमारा हीरो पहले ही हार मान चुका था और बूढ़ा हो गया था। अब वो सोचता है कि क्या वो दो लोग सच में थे। आसमान की तरफ देखते हुए वो जानना चाहता है कि वो कहाँ से आए, और वो असल में क्या है। चिढ़कर लिनफैन सोचता है कि किस्मत उसके साथ खेल रही है, तो लिनफैन हुआन जैन नाम की एक पावर एक्टिवेट करता है। एक तेज रोशनी चमकती है और एक फ्रेज दिखाई देता है, जब झूठ सच बन जाता है तो सच झूठ बन जाता है। उसका जेंजन ट्रेजर उसे इल्यूजन्स को रियलिटी में बदलने और टाइम में वापस जाने की अनुमति देता है। वो रिवील करता है कि ये उसकी दूसरी जिंदगी है। अपनी पहली जिंदगी में वो सिर्फ एक साधारण आदमी था। हमारा गाय फिर एक अमीर व्यापारी बना, जिसने शादी की, बच्चे हुए और एक शांत साधारण जिंदगी जी। ये तभी हुआ जब वो बूढ़ा था और अपनी मौत की सीढ़ी पर था, कि उसने हुआन जैन को जगाया और अपनी दूसरी सक्सेसफुल जिंदगी शुरू की। लेकिन वो अभी आराम नहीं कर सकता, तो उसने एक सोल्जर को शहर की गड़बड़ को ठीक करने का ऑर्डर दिया। उसका सबॉर्डिनेट मिलिट्री कैंप में गया, रीबिल्डिंग में हेल्प करने और कल्टीवेटर्स को ट्रैक डाउन करने के लिए। महीनों बाद जिंग शहर उसके एफर्ट्स की वजह से पहले जैसा हो गया था। एक सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करता है कि अभी भी उन दो कल्टीवेटर्स का निशान नहीं मिला, जिससे हमारा हीरो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि अब और कुछ नहीं बचा है, और वापस जाने के लिए अपनी जैनजैन पावर को एक्टिवेट करता है। वो ब्लू एनर्जी से घिरा हुआ है और अपने जीवन को एक बार फिर से शुरू करने के अपने डिसीजन की पुष्टि करता है। फिर हम उसके टाइम में वापस जाने का ट्रांजिशन देखते हैं, उसकी बुढ़ापे से वापस उसकी जवानी तक। कई स्क्रीन्स उसके जीवन के पल दिखाते हैं। लिनफैन को उन कल्टीवेटर्स के नाम याद हैं, और वो वादा करता है कि 50 साल में वो उनका इंतजार कर रहा होगा। हमारा हीरो फिर एक पोर्टल में गिरता है और डिसाइड करता है कि अपनी अगली जिंदगी में वो अमीरों का शिकार करेगा। सिस्टम दिखाता है कि पहले साल उसने कुछ अजीब चीजें की और फिर प्रोविंशियल एग्जाम पास किया।
दूसरे साल उसने और एग्जाम्स पास किए और एक मैजिस्ट्रेट बना। और तीसरे साल उसने अपनी टीम बनाना शुरू किया। उसके बाद हमारे गाय ने एक्सप्लोसिव्स और हथियार बनाए और 5वें साल में उसने एक राजकुमार के परिवार को बचाया। छठे साल उसे प्रमोशन मिला और उसने उप मंत्री की बेटी से शादी की। और 7वें साल उसका एक बेटा हुआ। अगले सालों में उसने कई बार रैंक में चढ़ाई की, विद्रोहों को कुचला और बहुत पावर हासिल की। 20वें साल में महारानी पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया और युवराज ने उसकी मदद मांगी। लीन ने गुनहगार को ढूंढा और उसका नाम साफ किया, लेकिन सम्राट ने उसे कोल्ड पैलेस से रिहा नहीं किया। और 25वें साल में उसे कोल्ड पैलेस में महारानी से छुपकर मिलने की रिपोर्ट मिली। उसी साल जुआनझिंग सम्राट को हटा दिया गया और युवराज गद्दी पर बैठा। 26 साल की उम्र में हमारा हीरो ग्रांड ट्यूटर बना और 30वें साल तक सिर्फ उसका नाम ही मायने रखता था। साल गुजर गए और बहुत नुकसान के बाद 2 अमर दिखाई दिए और शहर को तबाह कर दिया। सिमुलेशन खत्म होता है और उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। सोचता है कि जो उसने अभी जिया वो सच था या सिर्फ एक इल्यूजन। लेफैन पागल विचारों को एक तरफ रखता है और सिस्टम ने उसे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उन पर फोकस करने का फैसला करता है। वो सोचता है कि पहले 2 ऑप्शंस बहुत अच्छे होंगे अगर वो कल्टीवेशन का पाथ फॉलो करने का डिसाइड करता है। तीसरा ऑप्शन हावेवर बहुत रिस्की है, जो चौथे ऑप्शन की स्टेबिलिटी को सबसे अच्छा चॉइस बनाता है। उसकी स्पेशल एबिलिटी उसे लीथल ब्लो से बचाने के लिए एक चार्ज कंज्यूम करती है, जिससे वो पहले बचा था। इसलिए वो सोचता है कि चौथा ऑप्शन सबसे स्मार्ट है, क्योंकि ये उसकी पावर के चार्ज होने की स्पीड को बढ़ाता है। एक स्क्रीन दिखाती है कि लेफैन पहले ही 3 जीवनों में 166 साल जी चुका है और उसकी मेंटल लिमिट बढ़ गई है। वो जानता है कि बहुत सारी यादें आत्मा को तोड़ सकती हैं, लेकिन उसका दिमाग हर जिंदगी के साथ और मजबूत होता जाता है। जैसे ही वो कल्टीवेशन शुरू करेगा, ये अब कोई इशू नहीं रहेगा और उसका गोल है उन दो लोगों से सीखना। हमारा प्रोटैगनिस्ट उनके खिलाफ हथियारों और गन पाउडर का और उस सो कॉल्ड इमॉर्टल स्लेइंग मिस्ट का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। लेकिन वो सिर्फ 50 साल तक बैठा नहीं रहेगा। वो उन खंडर यानी रूइंस की जांच करने का फैसला करता है जहां से वो आए थे। हमारे हीरो को अपनी पिछली जिंदगी की खालीपन याद आता है और अब एक मकसद के साथ वो ज्यादा जिंदा महसूस करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी पिछली जिंदगी में पावर और प्लेजर बोरिंग और रेपिटेटिव हो गए थे। वो सोचता है कि शायद वो जीने से थक गया था, लेकिन उन दो कल्टीवेटर्स के आने से उसे नई उम्मीद मिली। डिटर्मिनेशन के साथ वो कसम खाता है कि वो इमॉर्टैलिटी कल्टीवेट करेगा और कोई भी उसे इस सफर पर रोक नहीं सकता। 2 जिंदगियों के एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ ठीक चला और उसने दोबारा इंपीरियल एग्जाम्स में टॉप किया। हमारे हीरो ने फिर उसी काउंटी में एक ऑफिशियल के रूप में सर्व करना चुना और जल्द ही सब कुछ कंट्रोल कर लिया। चौथे साल में उसने लैंगी के प्रिंस के लिए एक हमशक्ल ढूंढा और उसे अपना विश्वास पात्र सबॉर्डिनेट बनाया। और 9वें साल में उसने उस प्रिंस की शादी की रात उसकी जगह ली और एक बेटा पैदा किया जो उसका अपना खून था। जब 15वें साल में सम्राट बीमार पड़ गया तो अरगाई अपने आदमियों के साथ राजधानी की तरफ दौड़ा। फिर 20वें साल में उसने अपने बेटे को सम्राट के रूप में गद्दी पर बिठाया और खुद को ग्रैंड ट्यूटर घोषित किया ताकि वो किंगडम पर राज कर सके। 30 साल गुजर जाते हैं और अपनी हवेली में वो एक सबॉर्डिनेट से खंडर से निकली हुई उस धुंध के बारे में पूछता है। हुड पहने हुए आदमी रिपोर्ट करता है कि उसके इमॉर्टल सर्चिंग कैंप को कुछ दिन पहले फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिला हा। धुंध कमजोर होने पर उन्होंने रहस्यमयी अबिस के अंदर बहुत खूबसूरत पहाड़ और स्ट्रक्चर्स देखे। वहाँ शानदार शहर भी थे जो जिंदगी से भरे थे, और यहाँ तक कि आसमान में एक शहर था जहाँ दुर्लभ पक्षी यानी रेयर बर्ड्स और जानवर थे। हमारा हीरो फिर कंफर्म करता है कि ये अबिसल रुइंस हैं और पूछता है कि क्या उन्हें नीचे तक पहुंचने का कोई रास्ता मिला, लेकिन सबॉर्डिनेट कहता है कि वो फेल हो गए क्योंकि एक पावरफुल एस्ट्रल विंड किसी को भी जो ज्यादा गहराई में जाता है चीर देती है। लीन अपने हाथ के एक सिंपल इशारे से अपने सबॉर्डिनेट को भेज देता है। पूरे चंद्रमा को देखते हुए वो रियलाइज करता है कि शायद उसे फिर से उन 2 कल्टीवेटर्स का इंतजार करना पड़ेगा। और इस तरह ग्रेट श्वान नेशन में 50वां साल आता है, जो अपने साथ एक बहुत ही खास रात लाता है। आसमान में पावर के 2 ऑराज फिर से जोर से टकराते हैं, बिल्कुल पिछली बार की तरह। बड़ा आग वाला गाय दवांजी पर चिल्लाता है कि वो अपनी लड़ाई के दौरान हद पार ना करें। लेकिन अचानक उन दोनों की लड़ाई के बीच कई आग के गोले उनकी तरफ ऊपर शूट होते हैं। आग वाला गाय गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि कौन है जो उन पर सरप्राइज अटैक करने की हिम्मत कर रहा है। राइफल से लैस कई सोल्जर्स आसमान में 2 टारगेट्स पर लगातार फायर कर रहे हैं। एक सिंपल हैंड जेस्चर से कल्टीवेटर हवा में ही सारी गोलियों को रोक देता है और सोचता है कि ये क्या है। तभी उन हथियारों में से एक बड़े आग वाले गाय की पावर से पकड़ा जाता है।
वो हथियार को पकड़ता है और उसे ये इंटरेस्टिंग लगता है कि मॉर्टल्स ने इतनी होशियार चीज़ कैसे बनाई। वो जल्दी से उस हथियार पर ताना मारता है, कहता है कि यह सिर्फ इस धरती पर काम करता है जहां डाव अधूरा है। हथियारों को गुस्से में जलाकर वो कहता है कि मॉर्टल्स उन पर हमला करने की हिम्मत करके खुद को मौत को बुला रहे हैं। फिर वो अपनी ड्रैगन टेक्निक का आवाहन करता है। एक विशाल आग का ड्रैगन बनता है और सोल्जर्स को मिटाने के लिए आगे बढ़ता है। बड़ा ड्रैगन फिर से पूरे शहर में से गुजरता है। कल्टीवेटर का अटैक इतना पावरफुल है कि पूरा शहर जलने लगता है और एक बार फिर खंडर में बदल जाता है। लेकिन आग वाला कल्टीवेटर हैरान है, क्योंकि उसके ड्रैगन की दहाड़ ऐसी नहीं है जो कोई मामूली मॉर्टल सह सके। वो फिर सोचता है कि इतने पावरफुल अटैक के बाद भी इतने सारे लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं। ब्लू में जो है वो समझाता है कि उनके हथियारों पर मॉर्टल खून की कोटिंग थी और उसने उनकी टेक्निक्स को कमजोर कर दिया। इससे वो रियलाइज करता है कि वो एक एम्बुश में फंस गए हैं और दुश्मन उनके लिए बहुत अच्छे से तैयार था। ये देखकर कि ये जगह अजीब और खतरनाक है, वो दोनों वहां रुकने के बजाय भाग जाने का फैसला करते हैं। लेकिन एक आवाज धमकाती है कि अगर वो भागे तो उनके कल्टीवेशन मेथड के बारे में खबर फैल जाएगी। वो दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वो ही इसके बारे में जानते थे, और सोचने लगते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक की होगी। और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, रेड ऑरा वाले कई कैनन बॉल्स उन पर फायर किए जाते हैं। आग वाला गाय बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि हमला करते रहने की जिद करके वो खत्म होना चाहते हैं। लेकिन ब्लू में जो है वो खतरा महसूस करता है और कू होंग को तुरंत रास्ते से हटने के लिए चिल्लाता है। ठीक उसके बाद कैनन बॉल्स एक ही बार में रेड बर्स्ट्स की सीक्वेंस में एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक्सप्लोजन्स के बाद पहले से ही जल रहे शहर पर एक लाल बारिश गिरने लगती है। नीचे जमीन पर अब वो दोनों कल्टीवेटर्स दर्जनों हथियारबंद सोल्जर्स से घिरे हुए हैं। तभी एक सोल्जर कहता है कि ग्रैंड ट्यूटर ने उन्हें सरेंडर करने का ऑर्डर दिया है ताकि उनकी जान बख्शी जा सके। वाइट में जो है वो बिना लड़े सरेंडर करने के आइडिया पर ताना मारता है, जबकि उसका दोस्त जमीन पर गिरा हुआ है। निराशा भरी नजरों से वो अपने गिरे हुए पार्टनर पर एक चमकती हुई रिंग देखता है। बड़ा गाय फिर अपने दोस्त को कहता है कि वो उसकी स्टोरेज रिंग ले और वहां से जल्दी निकल जाए। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में आग वाला गाय अपनी आंखें बंद करता है और लगता है कि उसने अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली है। उसी पल उसके शरीर से एक बड़ा गोल्डन ड्रैगन निकलकर जलते हुए शहर के ऊपर आसमान में उड़ जाता है। ड्रैगन की आत्मा फिर हवा में तैर रही एक पेड़ की डाली से एब्जॉर्ब हो जाती है। कू होंग 205 ईयर्स जिया और अब उसकी कल्टीवेशन बेस खो चुकी है। उसका शरीर फिर खत्म हो जाता है और उसका डाव गायब हो जाता है। जहां से वो आया था वहीं वापस चला जाता है। सोल्जर फिर से दवानजी से बात करता है, उसे गारंटी देता है कि अगर वो रेजिस्ट करना बंद कर दे तो वो सेफ रहेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट दूर से देखता है और सोचता है कि जब कू होंग चला गया तो उसने एक अजीब आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो उस आवाज़ को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अब एक इमॉर्टल को पकड़ना इम्पॉसिबल है। कल्टीवेटर फिर उठता है और कहता है कि अब कुछ कहने को बचा नहीं, क्योंकि उसका भाई पहले ही जा चुका है। गुस्से से चमकती हुई आंखों के साथ वो माना नहीं करेगा इस हार को कबूल करने से। फिर वो हमारे हीरो पर इल्जाम लगाता है कि वो मॉर्टल्स के पीछे छुपा हुआ है और कहता है कि उसके भाई का अंत बेकार था। फिर वो हवा में तैरना शुरू कर देता है, कहते हुए कि सबने उसके भाई की उस अद्भुत चीज को लड़ाई के दौरान देखा था। अब आसमान में उड़ते हुए वो सभी सोल्जर्स को इनवाइट करता है कि वो उसकी फाउंडेशन आइटम भी देखें। एक जेस्चर के साथ वो कहता है कि हेवन और अर्थ के अद्भुत चमत्कारों के साथ वो अपनी डाउ फाउंडेशन स्थापित करता है। उसकी फाउंडेशन को डॉवान कहा जाता है और आसमान में एक विशाल नुकीली तलवार दिखाई देती है। फिर वो सबको अपनी तलवार देखने के लिए इनवाइट करता है और पूरी ताकत से एक अटैक लॉन्च करता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट दूर से अपनी रिटर्न टू ट्रूथ एबिलिटी एक्टिवेट करता है ताकि वो खुद को इस वार से बचा सके। सिमुलेशन खत्म होता है और हमारा हीरो एक कल्टीवेटर की उसके पीक लेवल की पावर को पहली बार महसूस करता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो धुंध कुओं के लिए इतनी जानलेवा होगी, और उनकी दोस्ती से हैरान है। हमारा गाय रियलाइज करता है कि उनकी दोस्ती कुछ और ही थी और एक ने दूसरे के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि अगर भाई भी ऐसे हैं तो कल्टीवेशन की दुनिया कितनी उलझी हुई होगी। अपनी पावर के साथ उसे विश्वास है कि वो उन दोनों को मैनिपुलेट कर सकता है और शायद एक को अपनी साइड ले आए। वो देखता है कि वो पहले ही अपनी 5वीं जिंदगी में है और उम्मीद करता है कि 50 साल का इंतजार बेकार नहीं जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर अबिसल रूइंस पर जाता है उस फिनोमिनन को देखने के लिए। कुछ देर बाद एक विशाल सफेद धुंध अबिस से उल्टे वाटरफॉल की तरह उठती है। तेज हवा लगभग 1 घंटे तक चली और जब धुंध गायब हुई तो हमारे हीरो ने नीचे देखने के लिए अपना टेलीस्कोप उठाया।
जो इन्फॉर्मेशन उसके पास थी उसके अनुसार रुइंस के बॉटम का सीन हर उस शख्स के लिए अलग था जिसने देखा। लेकिन टेलीस्कोप से देखते हुए हमारा गाय सिर्फ एक गहरा अबिस देख सकता है जिसके बीच में एक सफेद रोशनी है। अचानक व्यू बदल जाता है और वो खंडर देखता है जिसमें एक फ्रेज लिखा है, द पाथ टू इमॉर्टैलिटी इज डेड। लीन चौंक जाता है और सोचता है कि उस जगह पर और कल्टीवेशन की दुनिया में क्या हुआ। 15वें साल में कुहोंग गुस्से में दावंजी पर चिल्लाता है, कहता है कि उसने हद पार कर दी। फिर सोल्जर्स का एक स्क्वाड उन पर फिर से हमला करता है और कुहोंग कहता है कि वो उसके दोस्त के ऑर्डर्स पर उसका इंतजार कर रहे थे। इमॉर्टल स्लेइंग मिस्ट से अटैक किए जाने पर हैरान है और सोचता है कि उन्हें उसकी कमजोरी के बारे में कैसे पता चला। नफरत भरी नजरों से आग वाला गाय गोलियों को पीछे हटाता है और अपने पार्टनर को डिस्पिकेबल कहता है। लेकिन डावांजी कंफ्यूज्ड है और समझ नहीं पाता कि ये मॉर्टल्स उसके नाम पर कुहोंग पर हमला क्यों कर रहे हैं। उसी पल हमारा गाय चिल्लाना शुरू करता है, पूछता है कि उसने उसके क्लैन को आज़ाद करने का वादा क्यों तोड़ा। कुहोंग गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि कोर फॉर्मेशन मेथड के बारे में सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। जैसे ही डावांजी लिनफान को ढूंढने पर फोकस करता है, वो रियलाइज करता है कि लिनफान भी उस मेथड के बारे में जानता है और अर्गाई चेतावनी देता है कि बिना मदद के उसका क्लैन खत्म हो जाएगा। इस धमकी से परेशान होकर डावांजी उसे विलन कहता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है जब वो उसकी तरफ उड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो लिनफान को मार पाता, उसका अटैक रुक जाता है। एक आर्टिफैक्ट से प्रोटेक्टेड हमारा हीरो पूछता है कि क्या कल्टीवेटर उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा है। डावांजी उस आर्टिफैक्ट से हैरान है और रियलाइज करता है कि उसका दुश्मन उससे ज्यादा कॉशियस है जैसा वो सोचता था। तभी हवा में एक अजीब बॉक्स दिखाई देता है जो कल्टीवेटर की पावर से बचने के लिए डिफेंड करता है। गुस्से से भरा हुआ वो अपने दोस्त पर 100 साल की दोस्ती के बाद धोखा देने का इल्जाम लगाता है, सिर्फ लालच के लिए। कहीं भागने की जगह न होने पर वो भागने से रुकने का फैसला करता है और लड़ाई के लिए व्रॉथ ऑफ द फ्लेम ड्रैगन को इन्वोक करता है। इसके साथ ही एक विशाल आग का गोला बड़े गाय द्वारा अपने एक्स कंपेनियन की तरफ लॉन्च किया जाता है। डावांजी लाह भरता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर वो अपनी पर्पल तलवार निकालता है और वार का जवाब देने की तैयारी करता है। तलवार तेजी से आग के वार की तरफ उड़ती है। दोनों अटैक्स टकराते हैं, एक एक्सप्लोजन होता है, जबकि नीचे लिनफान अपने आदमियों को कुहोंग की मदद करने का ऑर्डर देता है। कुहोंग हंसता है और कहता है कि जो बहुत नाइंसाफी करता है वो खुद ही तबाही के लिए लिखा होता है। पूरी नफरत भरी नजरों से डावांजी चिल्लाता है और अपने फॉर्मर दोस्त को फूल कहता है। कुहोंग दूसरे के चेहरे पर हंसता है और कहता है कि उसने उसे दूर भेजने के लिए एक नई टेक्निक सीख ली है। तभी फेरी चेन्स दिखाई देती हैं और डावांजी को बांध लेती हैं। गुस्से में आकर वो चिल्लाता है और पूरी ताकत से उन चेन से छूटने की कोशिश करता है। वो छूटने में कामयाब हो जाता है और अपनी विशाल तलवार के साथ वो तेजी से आसमान में चढ़ जाता है। एक पागलपंथी नजर लिए वो अपनी फाउंडेशन का नाम डावान रिवील करता है। फिर विशाल तलवार आसमान में दिखाई देती है, अपने रास्ते में सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार। लेकिन कुहोंग चैलेंज के लिए तैयार होता है और अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को इन्वोक करता है। फिर वो अपने राइवल की विशाल तलवार का सामना करने के लिए एक गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है। लिनफान के आदमी डावांजी पर हमला करते हैं और चिल्लाते हैं कि वो इमॉर्टल मास्टर कुहोंग की मदद करेंगे। अटैक पूरी ताकत से एक्सप्लोड होता है और कल्टीवेटर डावांजी धुएं के अंदर से दर्द में चिल्लाता है। पूरा घायल होकर वो रियलाइज करता है कि उसकी चू ड्रैगन ब्रांच को चोट लगी है और वो बाहर की तरफ बढ़ रही है। डालियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं और उसके पूरे शरीर को घेर लेती हैं। तेजी से कल्टीवेटर का शरीर इन सिनिस्टर रेड रूट्स द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है और इस तरह 201 साल तक जीने वाला डावांजी चला गया और उसका डाव हेवन में वापस लौट गया। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर दिखाई देता है और कमेंट करता है कि उसने फिर से वो अजीब आवाज सुनी, बिल्कुल पिछली बार की तरह। वो कुहोंग से अपना इंट्रोडक्शन लियान के रूप में करता है और अपने क्लैन की जिंदगी की भीख मांगते हुए बड़े गाय को झुकता है। कुहोंग रियलाइज करता है कि ये उसी की आवाज थी, एक मॉर्टल उनकी लड़ाई में शामिल हो गया। हमारा हीरो कहता है कि वो सिर्फ जीने का एक मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर वो हार गया तो उसके लोग खत्म हो जाएंगे। कल्टीवेटर को ये कठोर लगता है और लिनफान इस मौके का फायदा उठाता है और उसे दूसरे इमॉर्टल के वादे की याद दिलाता है। कुहोंग फिर एक्सप्लेन करता है कि डावांजी के कोई प्रिंसिपल्स नहीं थे और वो आसानी से मॉर्टल्स को धोखा देता था। लिनफान इस रिवेलेशन से चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वो भी नहीं जानता कि उस जगह से बाहर कैसे निकलते हैं। कुहोंग इसकी पुष्टि करता है और लिनफान कहता है कि ये बात करने की अच्छी जगह नहीं है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। एक अंडरग्राउंड शेल्टर में हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या ये सच है कि वो मॉर्टल्स को वहां से बाहर नहीं निकाल सकता। बड़ा गाय कहता है कि वो एक मॉर्टल से झूठ नहीं बोलेगा और सिर्फ एक गोल्डन कॉर कल्टीवेटर ही उन्हें बचा सकता है। हमारा हीरो फिर चिंतित नजरों से पूछता है कि क्या मॉर्टल्स के लिए उस जगह से निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि फॉर्मेशन मॉर्टल्स के लिए इम्पॉसिबल है और पूछता है कि हमारा हीरो यहाँ का लोकल एम्परर बनने की बजाय बाहर क्यों जाना चाहता है।
हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर पूछता है कि अगर उसके डिसेंडेंट्स उसके लेवल तक कल्टीवेट कर पाते तो क्या वो इस जगह को छोड़ पाते। बड़ा गाय इस आइडिया पर हंसता है और कहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना और उस धुंध के साथ वहां कल्टीवेट करना इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही वो हमारे हीरो को हार मान लेने के लिए कहता है, क्योंकि अगर इमॉर्टैलिटी उसके बिल्कुल सामने भी होती तो वो उसे छू नहीं सकता था। फ्रस्ट्रेटेड होकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या सच में उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। कल्टीवेटर कंफर्म करता है कि नहीं है और हमारा हीरो कहता है कि वो जा रहा है और बाहर निकलने के लिए अपनी पीठ घुमाता है। फिर जैसे ही लिनफान अंडरग्राउंड गुफा से निकलता है और वो उसके पीछे बंद हो जाती है, कुहोंग हैरान हो जाता है। अचानक इमॉर्टल स्लेइंग मिस्ट कुहोंग पर अटैक करती है और वो दर्द में चिल्लाता है। रियलाइज करता है कि वो एक जाल में फंस गया है। गुफा के बाहर लिनफान कुहोंग की दर्द भरी चीखें सुनता है। एक ठंडी नज़र के साथ हमारा हीरो कहता है कि अगर इमॉर्टल्स और मॉर्टल साथ नहीं रह सकते तो वो